हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल शेखावटी लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुरुआत देखिए। पहला क्वेश्चन है, 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? मतलब विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग 1907 में किसके अध्यक्षता में गठित हुआ था? ऑप्शन देखिए, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या होब हाउस। इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, होब हाउस। दोस्तों, 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग का गठन होब हाउस की अध्यक्षता में 1907 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, मद्रास या सूरत। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। कब? 1687-88 में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प 1870 प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकेंजी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, लॉर्ड मेयो। दोस्तों, 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प जो है वो प्रस्तुत किया गया था और उसके माध्यम से जो स्थानीय संस्थाएं थी उन संस्थाओं को वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व जो है प्रदान किए गए थे, उसमें वृद्धि की गई थी। ये क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड हचिसन। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आगे डिटेल से इसको समझाया गया है। अब देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल देखिए। आप चाहो तो वॉल्यूम बंद करके और नोट्स की तरह भी इसको पढ़ सकते हो। देखिए, आधुनिक भारत में स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाओं का विकास ब्रिटिश शासन काल में हुआ था। दोस्तों, स्थानीय जो नगर प्रशासन की संस्थाएं हैं इनका आधुनिक समय में सबसे पहले विकास किस काल में हुआ था? ब्रिटिश शासन काल के अंदर हुआ था। ठीक है। फिर देखिए, भारत में नगर प्रशासन की सबसे पहली जड़ें मद्रास में नगर निगम की स्थापना में ढूंढी जा सकती हैं। भारत में नगर प्रशासन की जो जड़ें हैं, प्रारंभिक जो बात है वो कहाँ पर देखी जा सकती है? मद्रास में नगर निगम की स्थापना। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी 1687-88 के अंदर। ठीक है। उसके बाद से हमारे देश में ब्रिटिश शासन काल के अंदर और नगर प्रशासन या जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं उनका विकास की प्रक्रिया जो है उसको गति मिली। आगे देखिए, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687-88 में मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हुई थी। इसके बाद मुंबई तथा कोलकाता में नगर निगम की स्थापना 1726 में हुई थी। याद रखना दोस्तों, प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687-88 में मद्रास में हुई थी और उसके बाद मुंबई में अगर नगर निगम की स्थापना पूछी जाए तो 1726 में और कोलकाता में नगर निगम की स्थापना पूछी जाए तो 1726 में। ठीक है। फिर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में प्रस्तुत वित्तीय विकेंद्रीकरण के संकल्प द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की गई थी। याद रखना दोस्तों, ये वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो संकल्प है ये नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के संदर्भ में 1870 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस संकल्प में यानी इस प्रस्ताव में जो नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं थी उन संस्थाओं को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई थी। उनकी वित्तीय शक्तियों और अधिकारों के अंदर वृद्धि करने का इसमें सुझाव दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। ठीक है। देखिए, लॉर्ड रिपन 1880 में जो है लॉर्ड लिटन के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना था। याद रखना, लॉर्ड लिटन जो है वो 1880 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था और उसके बाद 1880 में लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया था। तो देखिए, 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने ही रद्द किया था। याद रखना,
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया था या किसके शासनकाल में बना था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। कब बना था? 1878 में। ये क्या था? इसके द्वारा जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्र होते थे उनके ऊपर रोक लगाई गई थी। ठीक है ना, इसलिए इसको गलाघोटू कानून भी कहा जाता है, गलाघोटू कानून। तो इस कानून को लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है रद्द किया गया था। याद रखना, बनाया था लॉर्ड लिटन ने और रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, फिर देखिए लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना और उनकी मजबूती के लिए 1882 में प्रस्तुत संकल्प के कारण ही उसे भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प को भारत में स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, लॉर्ड रिपन जो है ये जब गवर्नर जनरल बन करके भारत आया था 80 के अंदर, तो उसने 82 के अंदर जो नगरीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं थी उन संस्थाओं को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, कैसे उनकी स्थापना की जाए, उसके बारे में 1882 में अपना एक संकल्प, अपना एक प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया था। और उसी प्रस्ताव, उसी संकल्प के आधार पर फिर बाद में अपने देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और शहरी क्षेत्रों के अंदर स्थानीय स्वशासन बोर्डों का, संस्थाओं का गठन हुआ था। ठीक है, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के द्वारा ये जो स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के बारे में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, इसको क्या कहा जाता है? इसको भारत में स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव द्वारा भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय और तालुका बोर्ड तथा नगरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। याद रखना दोस्तों, सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन बोर्डों की और शहरों में नगर पालिकाओं की जो स्थापना की गई थी वो लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत इस 1882 के संकल्प के आधार पर ही की गई थी। इसीलिए उनको जो है भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का पिता कहा जाता है। इसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प में स्थानीय संस्थाओं की मजबूती के लिए कई कदम उठाए गए थे, जैसे इन स्थानीय संस्थाओं के कार्य और आय के साधनों को निश्चित करना, इन संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, इन संस्थाओं का अध्यक्ष सरकारी अधिकारी को बनाने के बजाय इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था करना। तो दोस्तों पहले स्थानीय संस्थाओं के कार्य भी निश्चित नहीं थे, प्लस उनकी आय के स्रोत भी निश्चित नहीं थे। ठीक है, दूसरी बात, इन संस्थाओं में सरकार का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता था। तीसरी बात, इन संस्थाओं का जो अध्यक्ष होता था वो सरकारी अधिकारी होता था, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो 1882 में ये संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसमें ये सभी कदम उठाने पर जोर दिया गया कि भाई स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनके कार्य सुनिश्चित किए जाने चाहिए, प्लस उनकी आय के साधन हैं वो सुनिश्चित किए जाने चाहिए। और इन संस्थाओं में सरकार का जो दखल होता है, इंटरफेयर होता है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए, कम से कम किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ में सरकारी जो अधिकारी होता है उसके बजाय इन सदस्यों के द्वारा अपने में से और सदस्य को अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया जो है वो निश्चित की जानी चाहिए। ये उनके द्वारा सुझाव दिए गए थे। फिर देखिए भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने या स्थानीय स्वशासन की स्थिति की जांच करने हेतु रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग की नियुक्ति 1907 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष होब हाउस थे। याद रखना दोस्तों, ये जो विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग है इसका गठन 1907 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे होब हाउस। इसका गठन क्यों किया गया था? भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में सुझाव देने के लिए, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि स्थानीय स्वायत्त शासन की जो संस्थाएं हैं उनकी जांच करने के लिए और उनके बारे में सुझाव देने के लिए ये रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन जो है इसका गठन किया गया था। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय सूची के अंतर्गत हस्तांतरित विषयों में शामिल किया गया था? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892,
मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम 1909, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। दोस्तों इस अधिनियम का दूसरा नाम है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं 1919 का एक्ट। इसी के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी और प्रांतीय सूची के जो विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया था, सुरक्षित विषय या रक्षित विषय, दूसरा है हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जो विषय था वो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार हस्तांतरित विषयों की सूची के अंदर शामिल किया गया था, जिन पर शासन संचालन का अधिकार किनको प्रदान किया गया था, लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय शासन अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935। दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसको 1935 का एक्ट भी कहा जाता है। तो इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था और प्रांतों को क्या कर दिया गया था, पूरी तरह से स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी और स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया था, जिन पर शासन संचालन का, विधि निर्माण का अधिकार प्रांतों की जो सरकार होती थी, जनता द्वारा निर्वाचित जो सरकार होती थी, उनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण नगरीय संबंध समिति का गठन 1963 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन है जॉन मथाई, नूरुद्दीन अहमद, एपी जैन, रफीक जकारिया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, एपी जैन। दोस्तों ग्रामीण नगरीय संबंध समिति का गठन 1963 में एपी जैन की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1949 में, 1963 में, 1974 में या 1985 में। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, 1985 में। दोस्तों नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 1985 में CN कुरिया की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखना, CN कुरिया की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, नगरीय स्वशासन से संबंधित स्थानीय वित्तीय जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है PK वटाल, जॉन मथाई, नूरुद्दीन अहमद, CN कुरिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, PK वटाल। दोस्तों स्थानीय वित्तीय जांच समिति ये नगरीय स्वशासन से संबंधित संस्थाओं की वित्तीय जांच जो है उस के ऊपर गठित की गई थी 1949 के अंदर, और इस समिति के अध्यक्ष थे PK वटाल। अब डिटेल देखिए दोस्तों, नगरीय स्वायत्त शासन पर गठित आयोग एवं समितियां। ठीक है, देखिए PK वटाल की अध्यक्षता में 1949 में गठित स्थानीय वित्तीय जांच समिति, याद रखना स्थानीय वित्तीय जांच समिति का गठन 1949 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? PK वटाल। ठीक है, फिर है जॉन मथाई की अध्यक्षता में 1953 में गठित करारोपण जांच आयोग। दोस्तों करारोपण जांच आयोग का गठन 1953 में किया गया था जॉन मथाई की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर है नूरुद्दीन अहमद की अध्यक्षता में 1963 में नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति। याद रखना ये प्रशिक्षण समिति थी, नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति। 1963 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे नूरुद्दीन अहमद। फिर है एपी जैन की अध्यक्षता में 1963 में गठित ग्रामीण नगरीय संबंध समिति। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए उस विषय पर सलाह देने के लिए इस समिति का गठन 1963 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? एपी जैन की अध्यक्षता में। फिर है 1985 में CN कुरियन की अध्यक्षता में गठित नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग। याद रखना दोस्तों, नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 1985 में CN कुरियन की अध्यक्षता में किया गया था। तो दोस्तों ये सभी समितियां जो हैं ये नगरीय स्वायत्त शासन व्यवस्था से संबंधित हैं, याद रखना। और
इनमें से इनके ऊपर क्वेश्चन अच्छी तरह एग्जाम के अंदर आ सकता है, इनको सुमेलित करने पर आ सकता है या कैसे भी आ सकता है, तो आप इनको अच्छी तरह याद करें। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकसभा में पेश संविधान संशोधन विधेयक नगरपालिका विधेयक था। ऑप्शन है 65वां, 71वां, 73वां या 74वां। दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का 65वां। दोस्तों 65वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा लोकसभा के अंदर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जो लोकसभा से तो पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया था। अब देखिए दोस्तों डिटेल देखिए आप, नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक नगरपालिका विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था, जो लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, ये तो बता दिया आपको। आगे चलिए। वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक प्रस्तुत किया था, किंतु लोकसभा विघटित होने के कारण यह विधेयक निरस्त हो गया था। ठीक है, राजीव गांधी के शासनकाल में भी ये विधेयक जो है पारित नहीं हो सका था, और उसके बाद में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उस वक्त राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, उनके द्वारा भी 1990 के अंदर लोकसभा के अंदर ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था संशोधित रूप में, किंतु लोकसभा कार्यकाल से पूर्व विघटित हो गई, उस वजह से उनके समय भी ये विधेयक पारित नहीं हो सका था। तो वर्तमान जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 है, और जिसके माध्यम से संविधान में नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, ये विधेयक पीवी नरसिम्हा राव सरकार के शासनकाल में पारित हुआ था। याद रखना अच्छी तरह। तो लास्ट में देखिए, अंततः सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा संशोधित नगरपालिका विधेयक संसद में पेश किया गया, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में 1992 में पारित हुआ था और 1 जून 1993 को लागू हुआ था। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम के अंदर, आरएस वगैरह के अंदर, फर्स्ट ग्रेड वगैरह के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। कभी तो ऐसे आ जाता है एग्जाम में, कभी ऐसे आ जाता है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये दोनों आप अच्छी तरह याद रखो। पारित तो हुआ था 1992 के अंदर और लागू हुआ था 1993 के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नगरपालिका से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम है। ऑप्शन है 71वां, 72वां, 73वां या 74वां। इसका सही उत्तर है 4 नंबर का 74वां। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है, इसके द्वारा नगरपालिका की स्थापना की गई है, नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, अभी आपको बताया था मैंने, ये 1992 के अंदर पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन है 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 1993 में। अच्छी तरह याद रखना, पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन देखिए, 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों इसके द्वारा जो नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में भाग 9 क किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन देखिए, 65वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर है 3 नंबर का 74वां संविधान संशोधन। याद रखना दोस्तों, भाग 9 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और इसके अंदर अनुच्छेद 243
तय से लेकर के 243 ये 6 तक के उपबंध जो हैं वो शामिल किए गए हैं। आगे विस्तार से इनको समझाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची शामिल की गई थी? ऑप्शन देखिए, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, 12वीं अनुसूची। दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी और उसका नाम है 12वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? याद रखना, 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन है 29 विषय, 19 विषय, 18 विषय या 28 विषय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, 18 विषय। दोस्तों 12वीं अनुसूची के अंदर 18 विषय हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, प्रशासन का अधिकार नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को प्रदान किया गया है। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, हर लाइन में क्वेश्चन बनता है, हर लाइन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, देखिए इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। याद रखना अच्छी तरह, पहले नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, तो पहली बार 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है, इसके द्वारा नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई, संवैधानिक दर्जा इनको प्रदान किया गया। इनके बारे में संविधान के अंदर उपबंध जो है वो उल्लेखित किए गए थे। फिर देखिए, इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 के शामिल किया गया था, जिसे नगरपालिकाएं नाम दिया गया। और अनुच्छेद 243 तय यानी पी से लेकर के अनुच्छेद 243 ये 6 यानी ZG के उपबंध संविधान में शामिल किए गए। याद रखना दोस्तों, भाग 9 जो है, भाग 9 के ये किसके संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया नगर पालिकाएं, यानी नगरों के अंदर जो स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं दोस्तों, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उनको कमांड जो है और क्या नाम दिया गया है? नगर पालिकाएं नाम दिया गया। अच्छी तरह याद रखना। और इसके अंतर्गत भाग 9 में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए? अनुच्छेद 243 तय से लेकर के 243 ये 6 तक। हिंदी में तो हो गया, बोलोगे तो ऐसा बोलोगे, और इंग्लिश में अगर आएगा तो कैसे आएगा? 243 पी से लेकर के 243 ZG तक। ठीक है, फिर है इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर कार्यकारी शक्तियां नगर पालिकाओं को प्रदान की गई है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। 12वीं जो अनुसूची संविधान में शामिल की गई है वो किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, और इस 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। और इन पर कार्यकारी शक्तियां जो है वो किन को प्रदान की गई है? नगर पालिकाओं को प्रदान की गई है। अब क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र में किस स्थानीय संस्था की स्थापना का उपबंध किया गया है? ऑप्शन है नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नगर पंचायत। अगला क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन देखिए, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, नगर पालिकाएं। दोस्तों नगरीय स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को नगर पालिकाओं के नाम से संबोधित किया गया है। किसमें? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर। तो नगर पालिकाओं के अंदर तीनों संस्थाएं आ गई, जो तीनों संस्थाएं हैं जिनका नगर पंचायत नाम दिया गया है, नगर परिषद नाम दिया गया है और नगर निगम नाम दिया गया है। तीनों संस्थाएं जो हैं इनको कंबाइंड नगर पालिका या नगर पालिकाएं नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 243 ये क, अनुच्छेद 243 ये ख, अनुच्छेद 243 ये ग
अनुच्छेद 243 ये घ, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का अनुच्छेद 243 ये क, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे ZA। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निम्न में से किन के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन देखिए, नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति, या लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य, या राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद के सदस्य, या जिला परिषद का अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का जिला परिषद का अध्यक्ष। दोस्तों इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिका के अंदर प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। अब देखिए दोस्तों, नगर पालिका या नगर पालिकाएं, ठीक है, देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत नगरीय स्वायत्त शासन की संस्थाओं को नगर पालिका की संज्ञा दी गई है। याद रखना अच्छी तरह, ठीक है ना। फिर है, इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया है। 3 प्रकार की नगर पालिका की जो संस्था हैं वो 3 प्रकार की इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। कौन कौन सी हैं? पहली है नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। याद रखना, ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, वहां पर किस संस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया है? नगर पंचायत। इसका नाम राज्य सरकार अपने हिसाब से चेंज भी रख सकती है, ठीक है। फिर है नगर परिषद, ये छोटे नगर क्षेत्र के लिए या छोटे शहरी क्षेत्र के लिए। तीसरा है नगर निगम, ये बड़े नगर क्षेत्र के लिए या बड़े शहरी क्षेत्र के लिए। तो ये 3 संस्थाएं जो हैं ये नगर पालिका के अंतर्गत स्थापित किए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। इन तीनों संस्थाओं को कंबाइंड किस नाम से जाना जाता है? नगर पालिका या नगर पालिकाएं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किए जाने का प्रावधान किया गया है। याद रखना, नगर पालिकाओं का मतलब यहाँ पर है 3 प्रकार की संस्थाएं। अभी जो आपको बताई थी ना, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, 3 प्रकार की संस्थाएं आ गई। इनके राज्य सरकारें नाम अपने हिसाब से रख सकती हैं, लेकिन ये तीनों संस्थाएं हैं, इनको कंबाइंड नगर पालिका या नगर पालिकाएं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनके सदस्यों का जो निर्वाचन होगा वो किस प्रकार से होगा? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर है, इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचित सदस्य तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा कुछ पदेन सदस्यों का भी इसमें प्रावधान किया गया है। कौन कौन से? एक तो नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जो हैं उनको जो है राज्य इस नगर पालिका संस्थाओं के अंदर राज्य सरकारें प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं। इसके अलावा जो उस नगर पालिका क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता है और वो लोकसभा या राज्य की विधानसभा का सदस्य है, ठीक है, उस क्षेत्र से लोकसभा या राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, मतलब एमएलए और एमपी जो होते हैं, वो भी उस क्षेत्र की नगर पालिका की जो संस्था है उसके सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। तो इस बारे में राज्य सरकारें कानून बना करके प्रावधान कर सकती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद के सदस्य, यानी उस नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अगर राज्यसभा का कोई सदस्य है या राज्यों की विधान परिषद का कोई सदस्य है तो वो भी उस स्थानीय नगरीय संस्था का सदस्य माना जाएगा। इस बारे में राज्य सरकारें कानून बना करके प्रावधान कर सकती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 243 ध या एस के खंड 5 के अधीन गठित वार्ड समितियों के अध्यक्ष। दोस्तों, जो इस अनुच्छेद के तहत वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है, तो उन वार्ड समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो भी और उस क्षेत्र में आने वाली जो नगर पालिकाएं हैं यानी नगर पालिका की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के सदस्य माने जाएंगे। इस बारे में राज्य सरकार कानून बना करके प्रावधान कर सकती है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 तय, अनुच्छेद 243 थ, अनुच्छेद 243 द या अनुच्छेद 243 ध। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का अनुच्छेद 243 ध, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे अनुच्छेद 243 एस। इसके अंतर्गत वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका के संबंध में वार्ड समिति के संगठन और भूभागीय क्षेत्र के बारे में उपबंध कौन करता है? ऑप्शन है नगर आयुक्त, जिला कलेक्टर, राज्य विधानमंडल या राज्य निर्वाचन आयुक्त। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, राज्य विधानमंडल। दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत वार्ड समिति के संगठन और उसके भूभागीय क्षेत्र के यानी परिसीमन क्षेत्र के निर्धारण की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल को दी गई है। राज्य विधानमंडल कानून बना करके इस बारे में प्रावधान कर सकता है। अब डिटेल देखिए दोस्तों, वार्ड समितियां, ठीक है। देखिए 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अनुच्छेद 243 यानी एस के अंतर्गत 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। याद रखना दोस्तों, वार्ड समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 या 243 एस, ठीक है। किस कहाँ पर स्थापित की जा सकती हैं? उस नगरपालिका क्षेत्र में स्थापित की जा सकती हैं जिसकी जनसंख्या 3 लाख या इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर के वार्ड समिति का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर जो है कई सारे वार्डों को मिला करके और ग्राम सभा का गठन होता है ना, ठीक उसी प्रकार से ये वार्ड समिति होती है। इसके बाद देखिए, वार्ड समिति के बारे में सभी प्रकार के उपबंध करने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को प्रदान किया गया है। यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर वार्ड समिति जो है उसके गठन का प्रावधान किया गया है। लेकिन गठन किस प्रकार से होगा, क्या शक्तियाँ और क्या अधिकार होंगे वगैरह वगैरह, ये सारा पावर जो है राज्यों के विधानमंडलों को प्रदान कर दिया गया है। राज्य विधानमंडल कानून बना करके और अपने यहाँ उसके हिसाब से जो है प्रावधान कर सकते हैं, उनको ये आज़ादी है, ठीक है। फिर इस अधिनियम द्वारा राज्य विधानमंडलों को वार्ड समितियों के अतिरिक्त भी समितियां गठित करने का अधिकार दिया गया है। याद रखना, वार्ड समितियों के अलावा भी राज्य विधानमंडल कानून बना करके और नगरपालिकाओं के लिए अलग से समितियों का गठन कर सकती हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, अनुच्छेद 243 इंग्लिश में बोलेंगे तो अनुच्छेद 243 के तहत जो नगरपालिका हैं, मतलब नगरपालिका का मतलब तीनों संस्थाएं जो हैं उनके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब देखिए दोस्तों, आरक्षण के बारे में डिटेल देखिए। अनुच्छेद 243 यानी टी के तहत प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। याद रखना, नगरपालिका जो है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे वो नगर निगम हो, हर संस्था में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। फिर इसके तहत महिलाओं को भी कम से कम 1/3% इसमें एससी और एसटी महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं, आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। याद रखना कि ये जो आरक्षण प्रदान किया गया है इसमें महिलाओं को भी क्या किया गया, 1/3% आरक्षण प्रदान किया गया। तो इसमें एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो भी इसी के अंदर आ गया है। फिर इस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस बारे में प्रावधान करने का अधिकार राज्यों के विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है। याद रखना, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए सदस्यों के लिए तो आरक्षण का प्रावधान किया गया एससी एसटी के लिए प्लस महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो नगर पालिकाओं की संस्थाएं, तीनों संस्थाएं, उन तीनों संस्थाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्षों के पद के लिए भी आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है। लेकिन किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा वो जो है व्यवस्था करने का, प्रावधान करने का अधिकार जो है वो राज्यों के विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को स्थानों का या अध्यक्ष पदों का आरक्षण राज्य विधानमंडलों के विवेक पे छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। मतलब एससी एसटी के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण तो कंपलसरी किया गया कि ये आरक्षण तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है
उसके लिए आरक्षण का प्रावधान वो राज्य विधानमंडलों के विवेक पे छोड़ दिया गया। राज्य विधानमंडल चाहे तो अपने यहाँ कानून बना करके नगर पालिका की जो संस्थाएं हैं, तीनों स्तर की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में सदस्यों के लिए प्लस अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती हैं। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन कब पूरा करवाना होता है? ऑप्शन है इसके कार्यकाल के 5 साल पूरा होते ही तत्काल, या इसके निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व, या इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का, इसके निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व। इसके निश्चित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन कार्य पूरा कराया जाना जरूरी होता है। ठीक है, अब डिटेल देखिए दोस्तों नगर पालिकाओं की अवधि या कार्यकाल। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 243 नए या अनुच्छेद 243 टी के तहत प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल उसके पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, किंतु उसका विघटन विधि के अनुसार उसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व भी किया जा सकता है। याद रखना, 3 बातें याद रखनी है। नगरपालिकाओं की कार्यावधि या कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो आएगा अनुच्छेद 243 नए या अनुच्छेद 243 टी। या नगरपालिकाओं का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, लेकिन इनको कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी विघटित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नगरपालिका के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व कराए जाने का प्रावधान किया गया है, किंतु यदि नगरपालिका को उसकी अवधि के पूर्व ही विघटित कर दिया गया है तो उसी स्थिति में निर्वाचन विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर कराए जाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों याद रखना, 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि अगर कार्यकाल पूरा हो गया है और तब चुनाव होते हैं तो वो तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से जस्ट पहले जो है वो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, नई नगरपालिका का गठन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसको विघटित कर दिया गया है और विघटित होने की सिचुएशन में अगर चुनाव कराए जा रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए? 6 माह के अंदर अंदर, विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर और उसके चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन आगे और देखिए, विघटन के पश्चात गठित नगरपालिका अवशिष्ट अवधि के लिए गठित होगी, किंतु यदि शेष अवधि 6 माह से कम है तो निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। दोस्तों 2 बातें इसमें याद रखनी है कि अगर कार्यकाल से पूर्व नगरपालिका को विघटित कर दिया जाता है, कोई भी संस्था हो, तीनों संस्थाएं आ गई इसके अंदर, अगर उसको विघटित कर दिया गया है तो नए चुनाव जो हैं वो विघटन की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर कराए जाने जरूरी हैं। ठीक है, अब जो नई नगरपालिका बनेगी, नई जो मतलब स्थानीय संस्था, नगरीय संस्था गठित होगी, वो शेष कार्यकाल के लिए गठित होगी। याद रखना, विघटन की सिचुएशन में नई जो गठित नगरपालिका होगी वो शेष कार्यकाल के लिए गठित होगी, न कि 5 वर्ष के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें आपको यह भी याद रखना है कि अगर विघटन के पश्चात उस नगरपालिका की संस्था का कार्यकाल 6 माह ही शेष रहा है तो उस सिचुएशन में उसके नए चुनाव कराने आवश्यक नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब सदस्यता के लिए अर्हता, अर्हता का मतलब योग्यता। ठीक है, फिर देखिए अनुच्छेद 243 एफ या इंग्लिश में बोलेंगे तो अनुच्छेद 243 वी में नगरपालिका का सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। याद रखना, नगरपालिका का सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 243 एफ या अनुच्छेद 243 वी। ठीक है, इसके बाद देखिए इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल के लिए चुने जाने के लिए योग्य है वह नगरपालिका का सदस्य होने के लिए भी योग्य होगा। लेकिन नगरपालिका का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष निर्धारित की गई है। याद रखना, इसके लिए नगरपालिका का यानी नगरपालिका की तीनों संस्थाओं का अगर आप सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं या अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो तो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो योग्यताएं हैं वो वही हैं जो राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक होती हैं।
ठीक है ना। राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति में जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यताएं नगर पालिका की किसी संस्था का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति में होनी चाहिए। सिर्फ एक उम्र जो है इसको छोड़ दो आप, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र 25 वर्ष है, जबकि नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए या नगर पालिका की जो संस्थाएं उनका चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। फिर है इस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्हरता संबंधित सारे विवाद राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। याद रखना, निर्हरता का मतलब होता है अयोग्यता। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नगर पालिका के किसी संस्था का कोई व्यक्ति अगर सदस्य चुने जाने के पश्चात अयोग्य हो गया है, किसी भी वजह से मान लो अयोग्य हो गया, जैसे वो पागल हो गया है, वो दिवालिया हो गया है, वो कोडी हो गया है, उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, या कोर्ट ने उसको किसी किसी अपराध के लिए दंडित कर दिया है, सजा सुना दी है, तो ये इन वजह से क्या हो गया, वो अयोग्य हो गया, निर्हर हो गया। ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर उसकी अयोग्यता का, निर्हरता का कोई मुद्दा उठता है तो उस विवाद पर, उस मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए क्या होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होगा वही उस विवाद पर सुनवाई कर सकेगा, उसी के सामने वो मुद्दा जो है वो प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके बाद देखिए राज्य वित्त आयोग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्य वित्त आयोग का। अनुच्छेद 243M यानी अनुच्छेद 243Y में नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। याद रखना दोस्तों, नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 243M या अनुच्छेद 243Y के अंदर। ठीक है। फिर है इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 243J या अनुच्छेद 243I के तहत पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग ही नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। याद रखना दोस्तों, जो पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनके लिए जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 243J या अनुच्छेद 243I के लिए, तो वही वित्त आयोग जो है वो क्या करेगा, वही वित्त आयोग नगर पालिकाओं के लिए भी और वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने का कार्य करेगा। इनके लिए अलग से कोई वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है। जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग है वही इनके लिए भी कार्य करेगा। ठीक है। तो ये जो वित्त आयोग होगा वो राज्यपाल को कौन कौन से मामलों में सिफारिश करने का अधिकार रखता है। देखिए, कर, शुल्क, पथकर और फीस के शुद्ध आगमों से प्राप्त आय का राज्य और नगर पालिकाओं के मध्य वितरण करने की सिफारिश करना। याद रखना, जो राज्य सरकार को इनकम प्राप्त होती है उस इनकम को का कितना प्रतिशत भाग राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए, कितना प्रतिशत भाग नगर पालिकाओं को प्रदान किया जाना चाहिए, तो वो वितरण किस रीति से होना चाहिए प्लस किस प्रकार से होना चाहिए, उस बारे में सिफारिश कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग। किसको, राज्यपाल को। फिर है नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान, राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिकाओं को कितनी सहायता अनुदान राशि प्रदान की जानी चाहिए, उस बारे में भी सिफारिश राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्यपाल को की जाती है। फिर है नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को, आर्थिक हालात को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है उस बारे में सिफारिश करना, राज्यपाल को सिफारिश करना। ठीक है। फिर है कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा सौंपा जाए, कोई ऐसा मामला जो राज्यपाल राज्य वित्त आयोग को सौंपता है तो उस विषय में भी राज्यपाल को सलाह प्रदान करना, सिफारिश करना जो है राज्य वित्त आयोग का कार्य है। अब देखिए दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग देखिए, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243ZA के अंतर्गत नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। याद रखना दोस्तों, नगर पालिकाओं के निर्वाचन हेतु राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243ZA। ठीक है। फिर देखिए इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के निर्वाचन के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर पालिकाओं के निर्वाचनों को कराने का कार्य करेगा। याद रखना दोस्तों, जो पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, पंचायतों के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 के तहत
तो वह राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनावों के साथ साथ में और नगरपालिकाओं की जो संस्थाएं हैं इनके चुनावों को संपन्न कराने का कार्य करेगा। इनका अधीक्षण है, नियंत्रण है, निर्देशन है, वो कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। फिर देखिए अनुच्छेद 243 ये अनुच्छेद 243 जेड जी के तहत नगरपालिका के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। नगरपालिका की किसी भी संस्था का अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है तो उस मैटर को न्यायालय के अंदर नहीं ले जाया जा सकता, न्यायालय उस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 जेड डी। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? देखिए इस अनुच्छेद में कहा गया है कि नगरपालिका का निर्वाचन अर्जी पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन और उसके द्वारा इसके लिए नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखना दोस्तों, नगरपालिका के निर्वाचन का कोई मैटर है, ठीक है, तो उस मैटर को निर्वाचन अर्जी के माध्यम से और किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? राज्य विधानमंडल द्वारा जो नियुक्त प्राधिकारी होगा, नियुक्त जो अथॉरिटी होगी उसके सामने ही इस मैटर को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और उसके द्वारा जो कानून बना करके प्रक्रिया प्रोसेस निर्धारित किया गया उस प्रोसेस के माध्यम से ही वो जो है सक्षम प्राधिकारी के सामने उस मैटर को ले जाया जाएगा। बाकी आप डायरेक्ट जो है वो कोर्ट में उस मामले को नहीं ले जा सकते। अब देखिए दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में प्रत्येक राज्य में 2 समितियां गठित किए जाने का प्रावधान किया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, जिला योजना समिति। पहली समिति है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 2 समितियां गठित किए जाने का प्रावधान किया गया, जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जिला योजना समिति के बारे में, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 243 यानी जेड डी के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसका प्रमुख कार्य जिला स्तर पर विकास योजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करना है। याद रखना दोस्तों, जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243 जेड डी, ठीक है। और ये प्रत्येक राज्य में कहाँ पर होगी? जिला स्तर पर होगी, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या होगा? इसका प्रमुख कार्य होगा जिला स्तर पर विकास की योजना तैयार करके राज्य सरकार को प्रेषित करना। याद रखना दोस्तों, अच्छी तरह। फिर है इस समिति के गठन और अन्य प्रावधान संबंधी शक्ति राज्य विधानमंडल को प्रदान की गई है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि इस समिति के 4/5% सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। याद रखना, जिला योजना समिति जो है इसका गठन किस प्रकार से होगा, कितना कार्यकाल होगा, सदस्य किस प्रकार से चुने जाएंगे, उनको कैसे हटाया जाएगा, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, वो सारी प्रक्रिया जो है उनके बारे में प्रावधान करने की शक्ति किसको दी गई है? राज्य विधानमंडल को दी गई है। राज्य विधानमंडल कानून बना करके और जिला योजना समिति के बारे में पूरी प्रक्रिया का वो जो है उपबंध कर सकता है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना जरूर कहा गया है कि इस समिति के 4/5 सदस्य, कुल जो सदस्य संख्या है वो तो राज्य विधानमंडल कानून बना करके तय करेगा कुल कितने सदस्य इस समिति में होने चाहिए, लेकिन जो कुल सदस्य संख्या राज्य विधानमंडल तय करेगा उसका 4/5% जो सदस्य है वो जिला पंचायत का मतलब जैसे अपने राजस्थान में जिला स्तर पर जो पंचायत राज की संस्था उसको बोलते हैं जिला परिषद, ठीक है। तो जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है। फिर है समिति के सदस्यों की संख्या जिले की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के अनुपात में होगी। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, समिति के अंदर सदस्यों की संख्या किस प्रकार से होगी? तो जो ग्रामीण जो संस्था है उसकी जनसंख्या प्लस जो नगरीय जो संस्था है, स्वायत्त शासन की संस्था है, उसकी जनसंख्या, उसके अनुपात के अकॉर्डिंग जो है वो समिति के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा।
अब इसके बाद देखिए दोस्तों, महानगरीय योजना समिति, ठीक है, अनुच्छेद 243 ये अड़ यानी जेड ई के तहत प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने हेतु एक महानगरीय योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया। याद रखना दोस्तों, महानगरीय योजना समिति जो है ये महानगर क्षेत्र में कार्यरत रहेगी। और किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन होगा? अनुच्छेद 243 ये अड़ या अनुच्छेद 243 जेड ई के तहत, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या होगा? महानगर क्षेत्र के विकास की योजना का प्रारूप तैयार करके और राज्य सरकार को प्रेषित करना, ठीक है। फिर है, इस समिति के गठन और अन्य विषयों के बारे में प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को प्रदान किया गया है। महानगरीय योजना समिति कितनी सदस्य संख्या होगी, कैसे निर्वाचन होगा, अध्यक्ष कैसे बनेगा, कैसे हटेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में प्रावधान करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? राज्यों के विधानमंडलों को प्रदान की गई है, ठीक है। लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया है कि इस समिति के कम से कम 2/3 सदस्य नगरपालिका के सदस्यों और नगरपालिका क्षेत्र में पंचायत के अध्यक्षों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। जो कुल सदस्य संख्या होगी महानगरीय योजना समिति की, जो कुल सदस्य संख्या राज्य विधानमंडल कानून बना करके निर्धारित करेगा, उस कुल सदस्य संख्या के अंदर 2/3 जो सदस्य होंगे वो कहां से निर्वाचित होंगे? वो होंगे नगरपालिका के सदस्यों के द्वारा और नगरपालिका क्षेत्र में जो पंचायत राज की संस्था आ रही है उस संस्था के अध्यक्षों के द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है। फिर है, स्थानों का विभाजन उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, ठीक है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, राजस्थान में नगरीय स्थानीय स्वशासन जो है ये टॉपिक जो है मैं अगले वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको ऑल इंडिया लेवल के स्तर पर जो है 74वां संविधान संशोधन और उसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के बारे में ये पढ़ाया है। लेकिन अब राजस्थान में इस बारे में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रावधान है, वो अगले वीडियो के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।